Okay, hello everyone. In today's class, I am going to discuss about the ratio, proportion and variation. We will start with the very basic concepts of ratio. So what is ratio? What is the ratio? Ratio is just the comparison of two similar quantities. Let us say weight of A is 20 kg and weight of B is 40 kg. Then the weights of A and B is in the ratio of 2:4, or in the simplest form we can write it as 1:2. तो A और B का जो वेट का रेशियो होगा वो कितना होगा? 1:2 होगा, है ना। दो सिमिलर क्वांटिटीज को हम जनरली कंपेयर करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? रेशियो। अब जैसे आप देख रहे हो रेशियो में किसी भी नंबर के रेशियो में या किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के रेशियो में दो टर्म्स हमको देखने मिलेंगे, यानी एक रेशियो वाली वैल्यू में हमको दो टर्म्स देखने को मिलते हैं। जैसे 1:2, यहाँ पर दो टर्म है, एक 1 और दूसरा 2। तो जो 1 है जो पहले लिखा है या जो न्यूमरेटर पार्ट है, क्योंकि 1:2 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक 1/2। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम एंटीसीडेंट, और जो डिनोमिनेटर है इसको बोलते हैं हम कॉन्सिक्वेंट, है ना। ये पता होना चाहिए। न्यूमरेटर इज एंटीसीडेंट, डिनोमिनेटर इज कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की। जब दो रेशियो बराबर हो देन दे आर सेड टू बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। इफ A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो D, तो हम कहेंगे कि ABCD किस में है? प्रोपोर्शन में है। तो कैसे लिखा जाता है? A रेशियो B इज इन प्रोपोर्शन विथ C रेशियो D। A रेशियो B इज इन प्रोपोर्शन विथ C रेशियो D, राइट। अब इसमें इसकी भी बात करें तो ए और डी जो लास्ट के दो टर्म दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम, और बी और सी जो बीच में दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं मीन टर्म। बी एंड सी आर मीन टर्म्स। तो फ्रॉम हियर इफ वी राइट इट एज A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D, we will find that A into B equal to B into C, A into D equal to B into C. It means प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, जो मीन टर्म्स है उनका प्रोडक्ट जो एक्सट्रीम टर्म्स है उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, है ना। जैसे इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोपोर्शन पे बेस, तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कुछ कि जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए कि 2, 3, 4 का फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? What is the fourth proportion of 2, 3 and 4? What is the fourth proportion of 2, 3 and 4? So you need to write the fourth proportion as x. Then use this concept. Product of extremes means 2 into x is equal to product of means, that is 3 into 4. ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो फोर्थ टर्म क्या होगा? 6 होगा। दूसरा तरीका समझने का क्या है कि जो रेशियो इन दोनों का है वही रेशियो इन दोनों का होगा। तो अगर हम 2 को डबल कर रहे हैं, 2 से क्या किया? 4 किया है, तो 3 का भी क्या हो जाएगा? डबल। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। बोथ आर सिमिलर कंसेप्ट, है ना। चाहे हम इससे कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का यूज करके कर लें, या फिर हम रेशियो के कंसेप्ट से सॉल्व कर लें, आंसर तो सेम ही आएगा, है ना। आंसर अलग नहीं आ सकता। इसमें एक और चीज है कि अगर ये जो मीन टर्म हम ले रहे हैं बी और सी, इफ बी एंड सी आर इक्वल, लेट अस से मैंने क्या बोला कि बी और सी बराबर हैं। बी और सी अगर बराबर हैं तो ये रेशियो किस तरह का, ये प्रोपोर्शन किस तरह से लिखा जाएगा? ए रेशियो बी इज इन प्रोपोर्शन विथ बी रेशियो डी। या ये कहें, इसको और सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं और बेटर वे में लिख लेते हैं कि जैसे अगर मैं कहूं कि ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसको क्या बोला जाएगा? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ कि ए और सी तो हो जाएंगे एक्सट्रीम और बी हो जाएगा मीन टर्म। एंड ये रेशियो किस तरह से लिखा जाएगा? ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन 3. So also we can find b square equal to AC and mean term
इज स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मीन टर्म ऑफ 2 and 8 या मीन प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 8, तो 2 और 8 क्या माने जाएंगे? एक्सट्रीम्स। 2 और 8 क्या माने जाएंगे? एक्सट्रीम्स माने जाएंगे, राइट। सो मीन टर्म क्या हो जाएगा? इनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 16, एंड 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4। So this is how we find the mean term in continued proportion, right? तो continued proportion में mean term की वैल्यू कुछ इस तरह से फाइंड की जाती है, ठीक है। तो जैसे वेरिएशन की बात करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट इज वेरिएशन। वेरिएशन हमें ये बताता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किस तरह से वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो आप सब जानते होंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इफ आई मेक द डिस्टेंस कांस्टेंट, अगर मैं बोल दूं डिस्टेंस फिक्स है, अगर हमें ए से बी जाना है, 2 सिटी है ए से बी, ये डिस्टेंस फिक्स है। जब हम 2 सिटीज की बात कर रहे हैं डिस्टेंस फिक्स है। अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है। स्पीड घटाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो एस और टी में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम कम होता है, स्पीड कम करते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। तो स्पीड इज वेरीज इनवर्सली एज टाइम। स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जब दो क्वांटिटीज एक दूसरे के इनवर्सली वेरी करती हैं, इनवर्सली वेरी का मतलब करने का मतलब क्या हुआ? एक के बढ़ने के साथ दूसरी कम होती है, एक बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, उसको हम बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन, राइट। तो इन दैट केस x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। हम इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो वी कैन राइट इट एज x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1। ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ द टाइम इज कांस्टेंट, अगर मैं कह दूं कि मुझे ए और बी के बीच में ना जाकर के मैंने कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं की, मैं कह दूं कि मैंने टाइम फिक्स कर दिया कि मुझे 2 घंटे गाड़ी चलानी है, मान लो मुझे 2 घंटे कार को ड्राइव करना है, टाइम फिक्स है। अगर मैं 40 की स्पीड से ड्राइव करूंगा तो मैं कितना किलोमीटर जाऊंगा? 80 किलोमीटर। और मैं 50 की स्पीड से ड्राइव करूंगा तो कितना डिस्टेंस कवर होगा 2 घंटे में? 100 किलोमीटर। अगर मैं 60 की स्पीड से ड्राइव करता हूं तो कितना डिस्टेंस कवर होगा? 120 किलोमीटर। इससे ये समझ में आता है कि अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं, अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर होगा। तो स्पीड इज वेरीज डायरेक्टली एज डिस्टेंस। डिस्टेंस और स्पीड में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट वेरिएशन का। और हम कह सकते हैं स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो इन दैट केस जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के डायरेक्ट वेरिएशन में होती है, then the relation between the quantity x and y can be taken as x1 upon x2 equal to y1 upon y2। जैसे मान लो आप सब्जी खरीदने जाते हैं, है ना, अगर आपने 2 किलो आलू खरीदे 20 रुपए के रेट से तो 40 रुपए खर्च होंगे। अगर आप आलू 4 kg खरीदते तो कितने रुपए खर्च होंगे? 80 रुपीज़। रेट फिक्स है 20 के रेट से। तो आपने क्वांटिटी जिस रेशियो में बढ़ाई, जैसे अगर मैं कहूँ, इसको फिर से समझ लेते हैं, अगर मैं कहता हूं कि 20 पर केजी के रेट से हमको आलू मिल रहे हैं, है ना, अगर आपने 2 kg परचेज किए कितना खर्च होगा? 40 40। अगर आप 4 kg परचेज करते हैं तो खर्च कितना होगा? 80। खर्च बढ़ रहा है, ये तो सही है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है वेरिएशन में, जिस रेट से एक क्वांटिटी बढ़ती है उसी रेट से दूसरी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडम इंक्रीज हो जाए
कि हमने ये 2 किलो बढ़ाया, वहाँ पर 90 रुपये बढ़ गए, फिर अगले 2 किलो पे 120 रुपये बढ़ गए। ऐसा नहीं होगा, सेम प्रपोर्शन में बढ़ना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा कि क्वांटिटी डबल हुई है तो पैसा भी यानी खर्चा भी डबल हुआ है। खर्चा हम ट्रिपल नहीं कर सकते। अब मैं कहूँ कि 2 kg मैंने पोटैटो खरीदे 40 के और 4 kg में खरीद के लेके आया 120 के, तो दे आर नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन। भले ही एक के बढ़ने के साथ साथ दूसरी वैल्यू बढ़ रही है, बट दे आर नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन बिकॉज इनके बढ़ने का जो रेट है, इनके बढ़ने का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है ना। जैसे 2 kg और 4 kg का रेशियो क्या है 1/2, बट 40 और 120 का रेशियो कितना है 1/3। तो ये सेम रेट से नहीं बढ़ रहे हैं ना, सेम रेशियो से नहीं चेंज हो रही है वैल्यू। जब वैल्यू सेम रेशियो से चेंज नहीं होगी देन दे आर नॉट इन डायरेक्ट variation. This is the case of direct variation, but this is not the case of direct variation. Right? I hope it is clear to all. तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से, चलो एग्जाम्पल से पहले कुछ कंसेप्ट और हैं, एक और कुछ बेसिक कंसेप्ट है उनको और समझ लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स पे आएंगे। तो जैसे अगर एक से ज़्यादा रेशियो आपको दिए हों और उन रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा कंपाउंडेड रेशियो। उसको क्या बोलेंगे हम कंपाउंडेड रेशियो। लेकिन कंपाउंडेड रेशियो हम फाइंड कब करते हैं, ये तो हमको समझ में आ गया कि कंपाउंडेड रेशियो होता क्या है। न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से, या ये कहें कि एंटीसीडेंट्स को एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई कर दो और कॉन्सिक्वेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो रेशियो क्या आ जाएगा, जैसे ए रेशियो बी, सी रेशियो डी, ई रेशियो है, तो ए सी ई रेशियो बी डी है। फॉर एग्जाम्पल कि 1/2 एक रेशियो दिया हुआ है, 3/4 एक रेशियो दिया हुआ है, 5/6 एक रेशियो दिया हुआ है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इन तीनों का हमको मिल जाएगा कंपाउंडेड रेशियो। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मिलेगी 5/16। तो 5:16। बट क्या हम हमेशा ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं रैंडमली किन्हीं भी 2 रेशियोज को, या कुछ स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए। जैसे मैं ये कहता हूं कि 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं ए बी सी, मैं नाम नहीं दे रहा इनको कुछ भी, हम ये जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बट 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं ए बी एंड सी। बट इनमें एक रिलेशन है कि A इज इक्वल टू बी इंटू सी, और B क्वांटिटी का जो रेशियो है वो दे रखा है 2:3, C क्वांटिटी का रेशियो दे रखा है 1:4, और मैं मुझसे पूछा गया कि A का रेशियो क्या होगा, A का रेशियो क्या होगा, क्योंकि ये रिलेशन फॉर्म होता है A B और C के बीच में। इन दैट केस वी कैन मल्टीप्लाई द रेशियोज ऑफ B एंड C टू गेट द रेशियो ऑफ A। जब B का रेशियो कितना है 2/3 और C का रेशियो कितना है 1/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 1/6, और ये 1/6 और 1:6 इज द रेशियो फॉर A। ये A के लिए A का रेशियो होगा। अब हम कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज लेकर के समझते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हमको मिलेगी। ठीक है, जैसे एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंसेस, एक फॉर्मूला क्या हो सकता है एक्सपेंसेस का, रेट इनटू क्वांटिटी, ये हो सकता है। अगर मैं कह रहा हूं कि मान लो मैं मार्केट से ऑरेंजेस खरीदने गया, ठीक है, डे 1, जैसे मैं कह रहा हूं डे वन पे ऑरेंजेस खरीदने गया और डे 2 पे ऑरेंजेस खरीदने गया, तो डे 1 और डे 2 के जो रेट का रेशियो है, भाई रेट चेंज होते रहते हैं डेली बेसिस पर, वो 2:3 है। मीन्स अगर मुझे डे 1 पर 2 के रेट से ऑरेंजेस मिल रहे थे तो डे 2 पर मुझे 3 के रेट से ऑरेंजेस मिले। और जो मैंने क्वांटिटी परचेज की ऑन डे 1 एंड डे 2, उसका रेशियो था लेट अस से 4:5। जैसे मैंने 4 kg अगर डे 1 में खरीदे होंगे तो डे 2 पे मैंने कितना kg खरीदा होगा 5 kg। तो सवाल ये पूछा जाएगा
कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस फॉर डे 1 एंड डे 2 ऑन ऑरेंजेस. तो ऑरेंजेस का रेट का रेशियो इज मल्टीप्लाइड विद क्वांटिटी का रेशियो. तो यू विल गेट 8:15. तो ये होगा एक्सपेंसेस का रेशियो. सो इस केस में हम कंपाउंडेड रेशियो फाइंड करते हैं. इन सच केसेस कंपाउंडेड रेशियो इज टू बी कैलकुलेटेड. राइट. नेक्स्ट इज डुप्लीकेट रेशियो. डुप्लीकेट रेशियो मतलब वही वैल्यू, वही रेशियो आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए. उस रेशियो को खुद से ही मल्टीप्लाई कर दो. जैसे मुझे 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो चाहिए, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो. तो 2 × 2 4, 3 × 3 9. तो ये हो जाएगा कंपाउंडेड रेशियो. या हम ये कहें कि A² B² इज द डुप्लीकेट रेशियो. डुप्लीकेट रेशियो सॉरी. हाँ, कंपाउंडेड से ही बना ना बेसिकली देखा जाए. 2:3 का कंपाउंडेड 2:3. तो एक A:B का कंपाउंडेड विथ A:B, तो क्या मिलेगा? डुप्लीकेट रेशियो. इसको हम क्या लिख सकते हैं? A:B का डुप्लीकेट रेशियो विल बी A²/B². डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B इज A²/B². सब डुप्लीकेट रेशियो, जैसे डुप्लीकेट का तो एग्जाम्पल हमने कर लिया, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 4:9. सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या करना है आपको? स्क्वायर रूट ले लेना है. सिंपल. क्या कर देना है? स्क्वायर रूट. जैसे मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 16:25. 16:25. तो क्या होगा इसका सब डुप्लीकेट रेशियो? 4:5. 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5. ऐसे ही ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है. ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है तो क्या करेंगे? क्यूब. जैसे 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो चाहिए, तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27. तो 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 8:7, 27. 8:27. और 8:27 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 2:3. तो क्यूब रूट ले लेते हैं इसमें, है ना? क्यूब रूट. सब ट्रिप्लीकेट रेशियो के लिए क्या कर देना है आपको? क्यूब रूट लेना है. ट्रिप्लीकेट रेशियो के लिए क्या करना है? क्यूब लेना है. ठीक है. तो ये बेसिक कंसेप्ट थे अबाउट रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, है ना? तो इस कंसेप्ट को थोड़ा और बेटर तरीके से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल की हेल्प लेते हैं, तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा कि कैसे हमें प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना है. राइट. तो फर्स्ट इसके डायरेक्शन आप देखिए. गर्ल्स एंड बॉयज इन अ क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 3:2. ये जो 3 क्वेश्चन इसमें दिए हैं, 3 एसोसिएटेड क्वेश्चन विद दिस डायरेक्शन, उन तीनों के लिए ये इंफॉर्मेशन कॉमन है. दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रू फॉर दीज 3 क्वेश्चन. तो अगर गर्ल्स और बॉयज का रेशियो किसी क्लास में, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो किसी भी क्लास में 3:2 है, और बॉयज की स्ट्रेंथ कितनी है? पहला पार्ट हम करते हैं. बॉयज की स्ट्रेंथ कितनी है? 28. तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी क्लास की? तो इसको देखो ना, हम बाई पार्ट से करते हैं. वैसे एक अप्रोच तो ये कि हम एक्स मान लें कि लेट अस से गर्ल्स विल बी 3x एंड बॉयज विल बी 2x. तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 5x. राइट. ऐसे भी समझ सकते हो. और 2x की वैल्यू कितनी है? 28. तो x कितना हो जाएगा? 14. तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी क्लास की? 5 × 14 दैट इज 70. है यही चीज, बट मैं x नहीं लिखता हूं. हम इसको डायरेक्ट करते हैं. जैसे बिना लिख के अगर आप x ले रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा गर्ल्स प्लस बॉयज इक्वल टू 5x. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x. फॉर दैट we need to calculate the value of x. For this, it is given in the question that the strength of boys are 28. So 28 is equal to 2x and x equal to 14. So we can get the value of 5x, which is equal to 70. Right. So first part is done. But I want to discuss one more approach. जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज आर 28. इट मीन्स अगर मैं क्लास की स्ट्रेंथ को 3:2 में डिवाइड करता हूं, दैट मीन्स 3 पार्ट्स फॉर गर्ल्स एंड 2 पार्ट्स फॉर बॉयज.
तो 2 पार्ट्स की वैल्यू कितनी दे दी गई मुझे? 28। और टोटल कितने पार्ट्स हैं क्लास में? 5 पार्ट्स। तो 2 पार्ट्स यानी 2 की वैल्यू कितनी है? 28। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 14। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70। दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन ड्यूरिंग एग्जाम, है ना। कम से कम लिखे, कम से कम लिखे, ये इंपॉर्टेंट है। लिखने का काम कम से कम पढ़ना चाहिए। इफ टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास, अब यहां पर अगेन टोटल स्टूडेंट्स दे दिए गए 70, तो गर्ल्स कितनी है? अब देखो टोटल की बात करें तो टोटल कितने पार्ट्स हैं इसमें? 3 + 2। तो हम कह सकते हैं टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्लास की स्ट्रेंथ को? 5 पार्ट्स में। तो 5 पार्ट्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? 70। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 डिवाइड बाई 5, दैट इज 14। और गर्ल्स को कितने पार्ट्स दिए हमने? 3। तो गर्ल्स विल बी 3 × 14, दैट इज 42। तो 70 स्टूडेंट्स की क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगा? 42। देयर विल बी 42 गर्ल्स। सिमिलरली थर्ड पार्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 60। The strength of the class is 60. How many boys should be added to make the ratio of girls and boys 1:1? अब एक चीज समझना कि एक्चुअल रेशियो कितना है गर्ल्स एंड बॉयज का? 3:2। और हमको इसको करना कितना है? बराबर। 1:1 का मतलब कितना हुआ? बराबर। तो मैं कितने बॉयज ऐड करने पड़ेंगे? अगर मैं इस रेशियो को देखूं, इनको बराबर करने के लिए मुझे 1 पार्ट ऐड करने की जरूरत है ना। अगर मैं कह रहा हूँ टोटल स्ट्रेंथ क्लास की 5 पार्ट्स है, तो बराबर करने के लिए, और इसमें मैंने गर्ल्स को दिया 3 पार्ट और बॉयज को दिया 2 पार्ट, तो बराबर करने के लिए मुझे बॉयज का 1 पार्ट और चाहिए, 1 पार्ट के बराबर बॉयज और चाहिए। तो दोनों के 3 पार्ट्स हो जाएंगे। तो 3 पार्ट्स का मतलब दोनों का रेशियो बराबर हो गया। तो बेसिकली मुझे कितने बॉयज ऐड करने हैं? 1 पार्ट के बराबर, 1 यूनिट के बराबर। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 60 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 12। तो कितने बॉयज ऐड करने पड़ेंगे? 12। तो 12 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है। Monthly income of A and B are in the ratio of 3:4. This information is given for these two associated questions. ना A और B की जो मंथली इनकम है उसका रेशियो कितना है? 3:4। ठीक, ये दोनों के लिए ट्रू है, पहले पार्ट के लिए भी और दूसरे पार्ट के लिए भी। तो फर्स्ट पार्ट, एक्सपेंसेस ऑफ A and B are in the ratio of 5:7. Expenses of A and B are in the ratio of 5:7. If both saves ₹100 per month, their monthly income will be. सेविंग दी हुई है। देखो इसको जनरली स्टूडेंट्स करते हैं 2 इक्वेशन बना करके, बट इसमें 2 इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हम एक ही इक्वेशन से इसको कर लेंगे। जैसे इनकम और एक्सपेंसेस और सेविंग में क्या रिलेशन होता है? जैसे आपकी कुछ इनकम रही, तो ये किसके बराबर होगी? कितना आपने खर्च किया प्लस कितना बचाया। तो हम ये भी कह सकते हैं इनकम 1 अपॉन इनकम 2 इक्वल टू एक्सपेंडिचर 1 प्लस सेविंग 1 डिवाइड बाई एक्सपेंडिचर 2 डिवाइड प्लस सेविंग 2। ये एक रिलेशन बन सकता है इनकम और एक्सपेंसेस के बीच में। देखो इनकम का रेशियो है 3:4, तो मैंने लिखा है यहाँ पर इनकम का रेशियो 3:4। अगर मैं एक्सपेंसेस मान लूँ दोनों के, ए और बी के, अगर मैं ए और बी के एक्सपेंसेस मान लूँ 5x एंड 7x, तो 5x एंड 7x, या मैंने लिखा 5x प्लस सेविंग कितनी है 100, एक्सपेंसेस 1 प्लस सेविंग। अब अगेन यहाँ पर मैं मान लूँ ये 7x, क्योंकि रेशियो क्या दे रखा है एक्सपेंसेस का? 5:7, है ना। तो एक्सपेंसेस ऑफ ए मैंने लिखा ई ए ओवर ई बी। ये जो लिख रहे हैं हम, ये जो रिलेशन है वो ए और बी के इनकम के लिए है ना।
तो एक्सपेंसेस किसके लिए जाएंगे? ए का एक्सपेंस प्लस ए की सेविंग, बी का एक्सपेंस प्लस बी की सेविंग, एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाय सॉल्विंग दिस। क्या आएगी वैल्यू? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यू विल गेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 7x plus 100 means 21x plus 300 इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करो, इसे 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 5x इज 20x प्लस 400, तो यू विल गेट x इक्वल टू 100। x की वैल्यू मिल गई साहब 100। तो इनकम कितनी आएगी दोनों की? किस रेशियो में है? 3:4। इनकम किस रेशियो में? 3:4। तो आप यहां से निकाल सकते हो इनकम दोनों की। एक्स निकाला है ना हमने, तो एक्स निकाला, दोनों के एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे? 500 एंड 700। दोनों के एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे? 500 और 700। तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी? 600 और बी की इनकम कितनी हो जाएगी? 800। और रेशियो चेक कर लो, 3:4 आ रहा है, इसका मतलब करेक्ट है। रेशियो चेक किया आपने, ये 3:4 है इनकम का, दोनों की इनकम का रेशियो 3:4 है, मीन्स इट इज करेक्ट। तो आंसर इज 600 एंड 800। ओके, कम टू द सेकंड पार्ट। रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 1:2। देखो इनकम का रेशियो 3:4 फॉर ए एंड बी, और एक्सपेंसेस का रेशियो 1:2। किसकी सेविंग ज्यादा है? किसकी सेविंग ज्यादा है? एक में या तो हम 3-4 वैल्यूज अपनी तरफ से मान करके इसको सॉल्व करते जाएं, है ना, 3-4 वैल्यूज मान करके सॉल्व करते जाएं तो हमें पता चल जाएगा। अदरवाइज इसका एक तरीका ये है कि एक बार हम बी की सेविंग 0 करके देखते हैं, एक बार हम ए की सेविंग 0 करके देखते हैं। जैसे मैंने इनकम फिक्स कर दी दोनों की, मैंने इनकम फिक्स कर दी 300 एंड 400, लेट अस से ये फिक्स है, इसको चेंज नहीं करेंगे। अब चेंज किस में करेंगे? हम एक्सपेंसेस में चेंज करेंगे। तो पहले मैंने सोचा कि भाई हम बी की इनकम को 0 कर दें, मतलब बी की सेविंग को 0 कर दें। तो बी की सेविंग को 0 करने के लिए इसको बनाना पड़ेगा 400। तो 400 के लिए कितने मल्टीप्लाई करोगे आप? 200 से। तो इसकी तो सेविंग हो गई 0 और इसकी सेविंग हो गई 100 रुपये। इससे एक बात तो कंफर्म है कि बी की सेविंग ए की सेविंग से ज़्यादा होगी। ये हम हमेशा नहीं कह सकते, क्योंकि कम से कम एक केस हमको ऐसा मिल रहा है जहां पर ए की सेविंग बी की सेविंग से ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी तो नहीं हो सकता। और इसमें ऑप्शन दिए हैं कि बोथ सेव्स इक्वल, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक केस कम से कम एक ऐसा मिल रहा है जहां पर ए की सेविंग ज़्यादा है। बोथ सेव्स इक्वल, ये भी गलत ऑप्शन है। बी सेव्स मोर, ये भी गलत ऑप्शन है। इसका आंसर या तो ये होगा कि ए सेव्स मोर, या फिर ये आंसर होगा कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड तब होगा जब हम एक केस कम से कम ऐसा ऐसा फाइंड कर ले जहां पर बी की सेविंग ए की सेविंग से ज्यादा है। तो दूसरा केस लेकर के देखते हैं। अब मैं ए की सेविंग 0 करके देखता हूं, फिर देखता हूं भाई बी की सेविंग ज्यादा आ रही है या नहीं आ रही। ए की सेविंग 0 करके देखते हैं। तो ए की सेविंग 0 करने के लिए मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 300 से। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 300 से, तो ये आ जाएगा 0, बट ये आ जाएगा -200। इस केस में भी ए की सेविंग ज्यादा है, क्योंकि अगर हम ए की सेविंग को 0 करते हैं तो बी की सेविंग तो नेगेटिव में जा रही है। तो इस केस में भी हम क्या कहेंगे कि ए की सेविंग ज्यादा है। तो आंसर क्या होगा? ए सेव्स मोर। ए की सेविंग ज्यादा हुई तो हम आंसर क्या लगाएंगे? ए सेव्स मोर। सो आंसर इज ए सेव्स मोर। ए सेव्स मोर, इस ए की सेविंग बी की सेविंग से ज्यादा है। ए की सेविंग बी की सेविंग से ज्यादा रहेगी। नाउ नेक्स्ट
क्वेश्चन, ₹5390 is divided into 3 parts. ये भी एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है कि 5390 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट में, 2 अलग अलग क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहले पार्ट में क्या दिया गया है कि हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट एंड 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट आर इन द रेशियो 2:3:6। फाइंड द सेकेंड पार्ट। ठीक, तो अगर ये रेशियो हमको दे रखा है, देखो जिसमें मैं लिखता हूं यहां पर फर्स्ट पार्ट क्या होगा, सेकेंड पार्ट क्या होगा और थर्ड पार्ट क्या होगा। हमें तीनों पार्ट की वैल्यू लिखनी है और उन तीनों का सम क्या होगा, 5390 के बराबर। ठीक है, यही है कंसेप्ट। सेकंड पार्ट हम निकाल लेंगे फिर। अच्छा, अगर ये मैं मान लूं कि ये जो रेशियो दिया है 2:3:6, ये रेशियो हम इसको लिख लेते हैं 2x, 3x एंड 6x। ये हमने मान लिया। तो 2x किसके बराबर है, हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट। हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 2x, देन द फर्स्ट पार्ट विल बी 4x, है ना। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, 4x, राइट। अब ये क्या बोला है सेकंड पार्ट के बारे में, 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट इज 3x। तो सेकंड पार्ट का 1/3 3x है, तो सेकंड पार्ट कितने के बराबर होगा, 9x के बराबर होगा। सिमिलरली 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट, 1/6 थर्ड पार्ट का कितना है, 6x है, तो थर्ड पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36x। और टोटल कितना आएगा, इसको टोटल कर लो, कितना आ रहा है, 49x। और दिस 49x इज इक्वल टू 5390। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, 49 से डिवाइड हो जाएगा 110। 49 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 110। तो द वैल्यू ऑफ सेकेंड पार्ट विल बी 9x और x कितना है, 110। तो वैल्यू ऑफ सेकेंड पार्ट इज 990। तो सेकेंड पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, ₹990, 990 रुपए। ठीक, दिस इज हाउ वी अप्रोच सच क्वेश्चन, है ना। बहुत सिंपल रखते हैं, जैसे दिया है वैसे इसको सिंपल रखते हैं एकदम, है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इफ ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब इसमें क्या दिया, देखो ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट को लेटर से ए मान लिया मैंने, है ना, ट्वाइस ऑफ ए। सेकेंड पार्ट में बी मान लेता हूं और थर्ड पार्ट को मैं सी मान लेता हूं। ट्वाइस ऑफ फर्स्ट पार्ट मतलब 2a इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ द सेकेंड पार्ट मतलब 3b, which in turn equal to 4 times of the third part. So it means it is equal to 4c. So what is the value of first part? तो यहां से मैं आपको एक अप्रोच बता देता हूं। इफ यू नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी फ्रॉम हियर, तो टेक द एलसीएम ऑफ, देखो मैं बहुत लेंदी नहीं जा रहा, लेंदी तो ये है कि हम इसको के बराबर मान लें, देन ए इज इक्वल टू k/2। जैसे मैं इसको के बराबर मान लूँ, सो ए इज इक्वल टू k/2, बी इज इक्वल टू k/3 एंड सी इज इक्वल टू k/4। के थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। नाउ टेक द एलसीएम 24, है ना, 24 ले लो, या फिर एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 24 डिवीजन में लेने के बजाय इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। इंटीग्रल रेशियो में कन्वर्ट करना है। जब रेशियो फ्रैक्शन में होते हैं ना, तो उसको इंटीजर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम जो डिनोमिनेटर्स है उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12, है ना, 12 है, यस 12 है। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 डिवाइड बाई 2 6, 12 डिवाइड बाई 3 4, 12 डिवाइड बाई 4 इज 3। तो रेशियो क्या आ जाएगा ए बी और सी का, 6:4:3, एंड नाउ यू कैन डिवाइड दिस 5390 इन दिस रेशियो, है ना। 5390 को इस रेशियो में डिवाइड कर सकते हो। तो टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 13 पार्ट्स में।
तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5390, मैं यहाँ लिख ली 5390 डिवाइड बाई 13, तो 1 पार्ट की वैल्यू 4 टाइम्स जो भी आ रही है इसी फ्रैक्शन में आ रही है, मान लो दिस इज द वैल्यू, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट कितना है 6, तो इनटू 6, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, है ना। ये आप कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर सकते हो, ठीक है। So this is how we solve such questions. One more concept is there कि अगर मान लो A और B का रेशियो हमको दे रखा है, B और C का रेशियो दे रखा है, C और D का रेशियो दे रखा है। अब इन रेशियोज को कंबाइंड करना है, मीन्स A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D की वैल्यू हमको चाहिए। तो करते क्या है, देखो इसमें देखो ए रेशियो बी हमें दे रखा है 2:3 और बी रेशियो सी दे रखा है हमको 4:3। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले इनको कंबाइन कर लो। इन दोनों में कॉमन क्या है बी, तो बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो बी की वैल्यू को इक्वेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, रेशियो क्या आ जाएगा 8:12:9। ये आ गया ए बी सी का रेशियो, जैसे आपने लिखा ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया 8:12:9। और सी रेशियो डी हमको दे रखा है 2:3। अब दोनों रेशियोज में कॉमन टर्म क्या है सी, तो सी की वैल्यू को इक्वेट करने के लिए इस ऊपर वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये जो रेशियो नीचे लिखा है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 9 से, क्योंकि यहाँ पर सी की वैल्यू 9 थी, यहाँ सी की वैल्यू 2 थी, ठीक है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं हमेशा रेशियो को, तो ये रेशियो क्या आएगा 8 × 2 16 रेशियो, बी की जगह क्या आ जाएगा 24, सी की जगह आ जाएगा 18 और डी की जगह आ जाएगा 27। तो ये और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो ये 3 से डिवाइड नहीं होता और ये 2 से डिवाइड नहीं होता, 27 में 2 नहीं आता और 16 में 3 नहीं आता, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये समझ में आ गया होगा आई थिंक कि कैसे 2 रेशियोज को 3 रेशियोज को कंबाइंड करके एक सिंगल रेशियो में लिखा जाता है ना, सिंगल रेशियो में कैसे लिखा जाता है। तो ये हमने यहाँ से देख लिया, फाइन। अब हम कुछ MCQs देखेंगे, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई करते हैं कुछ सवाल कि देखते हैं जो हमने सीखा है उसको हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो दिस इज नेसेसरी। तो फर्स्ट A रेशियो B इज गिवन एज 3:7, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, पहले आप ट्राई करिए स्क्रीन पॉज करके, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखना। तो 4A + 5B अपॉन 2A + 2B, ऐसे क्वेश्चंस में ना हम करते क्या है, हम A की वैल्यू 3x मान लें और B की वैल्यू 7x मान लें, या ऐसे कह लें कि A की वैल्यू 3 के ले लो और B की वैल्यू 7 के ले लो एंड प्लेस दीज 2 वैल्यूज हियर। तो यहां रखोगे तो क्या मिलेगा 4 × 3k + 5 × 7k डिवाइड बाई 2 × 3k + 2 × 7k, ये आ जाएगा 12k + 35k डिवाइड बाई 6k + 14k। इसको ऐड करोगे आपको मिल जाएगा 47k डिवाइड बाई 20k। ये k से k कैंसिल, अगर मैं k नहीं भी लेता, मैं सिंपल 3 और 7 रख के भी सॉल्व करता तो भी आंसर सेम ही आता, है ना। बट मैंने बताया एक जनरल अप्रोच, तो आंसर इज 47/20। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. Okay, now come to the second question. Try it first. Okay, now see the solution. जब भी आप ट्राई करेंगे स्क्रीन एकदम रोक देंगे, स्क्रीन रोकने के बाद फिर आप कोशिश कर लो कि पूरी तरह से, देन सॉल्यूशन आप चेक करिए कि क्या आंसर आएगा। इफ 3 is subtracted from the numerator and 5 is added,
to the denominator of a fraction, the new fraction formed is 1/2. न्यूमरेटर से 3 सब्ट्रैक्ट करना है और डिनोमिनेटर में 5 ऐड करना है, इससे 3 माइनस करना है, इसमें 5 ऐड करना है। तो हमें एक ओरिजिनल फ्रैक्शन पहले मानना पड़ेगा, है ना। पहले हमको एक ओरिजिनल फ्रैक्शन मानना पड़ेगा, हमको न्यूमरेटर मानना पड़ेगा। लेट अस से न्यूमरेटर इज a एंड डिनोमिनेटर इज b। या फिर हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं इसको, मैं ऑप्शन से भी बता दूंगा, पहले हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग a में से 3 ऐड किया और b में 5 ऐड किया, तो फ्रैक्शन कितना आया 1/2। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाती है 2a - 6 इक्वल टू b + 5, और यू कैन से 2a - b इक्वल टू 11। दूसरा केस, if 2 is added to the numerator of the initial fraction, तो न्यूमरेटर ऑफ इनिशियल फ्रैक्शन इज a/b, तो न्यूमरेटर में 2 ऐड किया, b में कुछ नहीं किया है तो b रहेगा, है ना। तो ये जो रेशियो है इट विल बी 1:1, 1:1। तो यहां से हमें b की वैल्यू पता चलती है, b इज इक्वल टू a + 2। अब इस b की वैल्यू को आप प्लेस कर सकते हो इस पार्ट में, पहले वाले में। तो पहले में पार्ट प्लेस करोगे तो 2a - a + 2 इक्वल टू 11। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 2a - a दैट इज a - 2 इज 11, तो a इज 13, then b is 15। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन विल बी 13/15। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन विल बी 13/15। तो दो कंडीशन आपको दी जाएंगी, है ना, टू डिटरमाइन द टू अननोन्स। दो इक्वेशन बनेंगी दो इंफॉर्मेशन की हेल्प से, देन यू विल बी एबल टू फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ये हुआ इक्वेशन वाला तरीका। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को ना, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, तो हम ऑप्शन के थ्रू बहुत आसानी से अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहली कंडीशन क्या थी, न्यूमरेटर में 3 सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर में 5 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन 1/2 आना चाहिए। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लो। तो जैसे अगर इसमें हम 3 माइनस करें तो कितना मिलेगा 8, और 5 ऐड करें तो कितना मिलेगा 18। तो ये रेशियो क्या 1/2 है? नहीं है। 1/2 के लिए क्या होता है 8/16, तो जो कि नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। अब दूसरा ऑप्शन देखो, 18 में से 3 माइनस किया, क्या मिला 15, और 5 ऐड किया तो कितना मिलेगा 23 में 28। तो 15 का डबल तो 30 होता है, या 30 आना चाहिए था, नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत है। अगेन थर्ड ऑप्शन चेक कर लो, 13 से 3 माइनस करो, कितना आ रहा है 10, और 5 ऐड करो, कितना आ रहा है 20। रेशियो इज 1/2। तो कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करा के देख लो इसी में। तो न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें बस, 15/15 क्या 1/1 आ रहा है, आ रहा है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो ऑप्शन से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, divide 66 into 3 parts such that the sum of the first 2 parts equals the third part। दो फर्स्ट पार्ट का जो सम है वो थर्ड पार्ट के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा जैसे 66 को मुझे तोड़ना है 3 वैल्यूज में, मुझे ऐसे देना है कि ये ए बी और सी में डिवाइड करना है। तो a + b इज इक्वल टू सी। तो अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है, तो हम क्या कह सकते हैं, सी पर इसका आधा जाएगा, तो सी की वैल्यू 33 होगी कि नहीं होगी भाई। a + b और सी बराबर है, तो इसका मतलब जितना मिलाकर के ए और बी को दिया है उतना अकेले सी को दे दिया है ना। जितना मिलाकर के ए और बी को दिया उतना सी को दे दिया है। तो सी को कितना मिलेगा 33। अब देखो मैंने सिर्फ इतना ही कैलकुलेट किया है, बाकी मैं पढ़ ही नहीं रहा सवाल। 33 विल बी द लार्जेस्ट
पार्ट। इतना समझ में आ रहा है ना, ए और बी को 33 से कम ही मिलेगा। अब ये देखो 33 का फैक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें लार्जेस्ट पार्ट को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमको। तो पहली बात तो ये लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये तो गलत हो गया, ऑप्शन सी तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अब सही क्या हो सकता है, या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है, क्योंकि ये तो गलत होगा। ये गलत क्यों होगा, ये गलत क्यों होगा, क्योंकि 1933 का फैक्टर नहीं होता। 33 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 19 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 33 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 11 मिलेगा। दूसरी चीज, ए और बी का सम सी के बराबर आना चाहिए। इन दोनों पार्ट्स में देखो, 5 + 9 14, क्या 11 के बराबर है, नहीं है, तो ये गलत हो गया। लेकिन इस केस में 4 + 7 कितना दे रहा है हमको, 11, दैट मीन्स इट इज करेक्ट। तो हमें दूसरी कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, हमने यहीं से डायरेक्ट आंसर बता दिया, 4:7:11। हम ऑप्शन से इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ठीक है, अब इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, आप ट्राई कर लेना, बट इसको डायरेक्टली किया जा सकता है। नेक्स्ट, a person has with him a certain number of weighing stones of 100 gram, 500 gram and 1 kg in the ratio 3:5:1. If a maximum of 5 kg can be measured using weighing stones of 500 ग्राम alone, मतलब मान लो अगर मैं केवल 500 ग्राम के वेइंग स्टोन यूज करता हूं तो उससे मैं मैक्सिमम कितना मेजर कर पाता हूं, 5 kg। तो कितने स्टोन होंगे मेरे पास 500 ग्राम की, 5 kg मेजर करने के लिए, भाई 1 kg मेजर करने के लिए 2 स्टोन चाहिए, 2 स्टोन चाहिए। 1 kg मेजर करने के लिए 2 स्टोन, तो 5 kg मेजर करने के लिए 10 स्टोन। तो इसका मतलब 500 ग्राम के मेरे पास कितने स्टोन्स हैं, 10। और किस रेशियो में, 100 ग्राम और 500 ग्राम के वेइंग स्टोन 3:5, तो 3/5 इसको x मान लो, दिस इज 10। 100 ग्राम के स्टोन पूछे ना उसने, उसको मैंने x मान लिया, तो x = 6। तो 100 ग्राम के कितने स्टोन होने चाहिए, 6 होंगे। यहां पर कितने स्टोन होंगे 100 ग्राम के, 6 स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास the ratio of the number of boys and girls is 1:2. Among the boys, 1/3 are day scholars and 1/4 of these day scholars travel to school by bus. And among the girls, 2/3 are day scholars and half of these डे स्कॉलर्स ट्रेवल टू स्कूल बाय बस। तो टोटल स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बाई फ्रैक्शन में हमको बताना है जो बस से आते हैं। देखो जनरली होता क्या है कि हम लोग मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज आर x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 2x एंड ट्राई टू सॉल्व अकॉर्डिंगली। बट रेशियो में हमें जब हम ये वैल्यू एज्यूम करते हैं ना, तो कुछ इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं जैसे इसमें किस किस से डिवाइड कर रहे हैं, बॉयज और गर्ल्स को। देखो बॉयज को पहले हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 1/3, फिर जो बचा उसको 1/4 ले रहे हैं। तो मतलब एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए बॉयज में जो 12 से डिविजिबल हो। तो हम मान लें कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 12x, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 24x। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 24x। अब इसमें से कितने बच्चे आते हैं, देखो इनमें से 1/3 डे स्कॉलर्स हैं, तो 1/3 क्या हो जाएगा, 4x। जब टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स, 36x, दोनों को ऐड करने के बाद। तो 4x ऐसे हैं जो डे स्कॉलर्स हैं, और इनमें से बच्चे कितने आते हैं, इसका 1/4 कितना होगा, x। तो बाई बस वाले बॉयज कितने हैं, x बॉयज हैं जो बच्चे आते हैं। गर्ल्स में देखो, तो गर्ल्स में इसका 2/3 कहते हैं डे स्कॉलर्स। तो 2/3 कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 3 से डिवाइड करोगे 8 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16।
तो 16x गर्ल्स हैं जो डे स्कॉलर्स हैं, और इनमें से हाफ हैं, 16x का हाफ 8x जो बस से आती हैं। तो बस से आने वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए? x प्लस 8x मीन्स 9x आउट ऑफ 36x। कितना फ्रैक्शन हुआ? टोटल स्टूडेंट्स का 1/4 बस से ट्रेवल करता है ना। टोटल स्टूडेंट्स का बस से ट्रेवल करता है, स्टूडेंट 1/4 स्टूडेंट बस से ट्रेवल करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स ₹1, 50 पैसा and 20 पैसा coins in the ratio 5:3:2. If the total amount in the bag is ₹690, find the difference in the amounts contributed by 50 paisa and 20 paisa coin. So one thing you should remember the concept of this कि अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता कैसे है। जो हम नंबर ऑफ कॉइन से नंबर ऑफ कॉइन को मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ कॉइन से, अमाउंट कैसे मिलता है? नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ कॉइन, है ना। नंबर ऑफ कॉइन्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? वैल्यू ऑफ कॉइन से। ठीक, तो नंबर ऑफ कॉइन्स मान लो, कितने मान लें नंबर ऑफ कॉइन्स? 5x, 3x, 2x। वैल्यू ऑफ कॉइन, ये वैल्यू ऑफ कॉइन है, या तो ये वैल्यू ऑफ कॉइन रुपीज में होने चाहिए या पैसे में होने चाहिए, क्योंकि यार टोटल किस में दिया हुआ है? पैसे में दिया हुआ है। टोटल किस में दिया हुआ है? पैसे में दिया, सॉरी रुपीज में दिया हुआ है। तो इसको भी रुपीज में कन्वर्ट कर लो, 0.5 रुपीज और 0.2 रुपीज। कितना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट होगा? 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5x को, 5x प्लस 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 3x को, तो इट इज 1.5x, और 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x को, तो इट इज 0.4x। और ये टोटल कितना पैसा बना? 690। इसको ऐड करेंगे हमें मिलेगा 6.9x, इट इज 690। तो x इज इक्वल टू 100, x 100। तो आप ये देखिए, ये अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड था 50 पैसा कॉइन से, और ये अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड था 20 पैसा कॉइन से। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा अमाउंट में? तो 1.5x माइनस 0.4x कितना आ रहा है? 1.1x, और x की वैल्यू कितनी है? 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस डिफरेंस बिकम 110। हमको नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने की जरूरत है ही नहीं, हम डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स विल बी ₹110। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, the distance traveled is directly proportional to the square of the time elapsed from the start. स्टार्ट से ना, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना टाइम उसने स्पेंड किया है उसके प्रोपोर्शनल है। तो क्या क्या रिलेशन बनेगा? d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा? d1/d2 इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट वेरिएशन का सवाल हो गया। ठीक है, तो अब d1 कितना दिया है आपको? 4 सेकंड पर डिस्टेंस कितना है? 48, और 7 सेकंड पर डिस्टेंस पूछा है, मींस d2 पूछा है, और t1 कितना है? 4, और t2 कितना है? 7। सॉल्व इट, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 16/49। अब कैंसिल आउट कर लो, ये आ जाएगा 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो d2 इज इक्वल टू 49 इंटू 3, तो विच इज 147 मीटर। कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन डी। ये देखने में मुश्किल लग रहा है सवाल, लेकिन मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो वेरिएशन के सवालों में ना आपको एक फॉर्मूला बनाना पड़ता है, डायरेक्ट वेरिएशन का या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन का, अकॉर्डिंगली जो इंफॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन कुछ कुछ वैसा ही है। The kinetic energy of a body is directly proportional to the square of its speed.
तो देखो काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्पीड की। व्हेन मास इज कांस्टेंट, है ना, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास व्हेन v इज कांस्टेंट। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइंड करें तो हम कह सकते हैं k इज प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 इंटू v1 अपॉन v2 स्क्वायर। अब देख लो कौन कौन सी वैल्यू दी है, क्या क्या पूछा है। अ बॉडी विद अ मास ऑफ 2 kg एंड स्पीड ऑफ 10 मीन्स अगर मैं m1 ले लूं 2 और v1 ले लें 10 तो k1 की वैल्यू कितनी है? 100। ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और k2 पूछा है कब? जब मास 20 हो और v2 कितना दिया हो? 1 और v1 कितना था? 10। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा। इट इज 10, ये हो जाएगा 100 अपॉन 10 और ये हो जाएगा 100 अपॉन k2। कंपेयर कर लो, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो k2 कितना आएगा? 10 जूल। एनर्जी विल बी, काइनेटिक एनर्जी विल बी 10 जूल इन सेकंड केस, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B and C play cricket. The ratio of the runs scored by A and B is 3:2. A, B और C क्रिकेट खेलते हैं और A और B के जो रन स्कोर करने का रेशियो है वो 3:2 है और B और C का रेशियो 3:2 है और टोटल रन तीनों के 342 है। तो तीनों का इंडिविजुअल स्कोर फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू डिटरमाइन A रेशियो B रेशियो C। उसके लिए देखो कैसे करेंगे। A रेशियो B रेशियो C चाहिए, तो A रेशियो B हमें गिवन है 3:2 और B रेशियो C गिवन है 3:2। तो दोनों ही केसेस में B कॉमन है, B की वैल्यू कॉमन है। तो B की वैल्यू कॉमन है तो इसमें इक्वल करने के लिए 3 से इसे मल्टीप्लाई कर लोगे और 2 से इसे मल्टीप्लाई कर लोगे। तो A के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी 9, B के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी 6 और C के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी 4। तो इन दिस रेशियो वी विल डिवाइड दिस 342 रन। A का पूछा है ना उसने, A का, A के कितने पार्ट्स हैं? 9 आउट ऑफ 6 + 4 + 9 19। तो 9 अपॉन 19 ऑफ 342। तो 19 से इसको डिवाइड करोगे तो 19 से एक बार जाएगा। कितना हो रहा है ये? 19 से एक बार जाएगा, फिर 8 टाइम्स, है ना। 19 इंटू 8, 19 इंटू 8 कितना होता है? 152। तो ये कैंसिल हो जाएगा 18 टाइम्स। तो एक का स्कोर कितना हो जाएगा? 19 इंटू 18, दैट इज 162। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। 10th question. The present ages of A and B are 6:4. A और B की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 6:4 है। 5 years ago their ages were in the ratio 5:3. Find their present ages, है ना। तो A और B की जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो 6:4 है। 5 साल पहले उनकी रेशियो एज का रेशियो कितना था? 5:3। तो अगर मैं ये कहूँ कि इनकी प्रेजेंट एज दोनों की 6x और 4x है, तो 5 साल पहले ए की एज कितनी रही होगी? 6x - 4। और 5 साल पहले बी की एज कितनी रही होगी? 4x - 5। और दिस रेशियो इज इक्वल टू 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 18x - 15 इक्वल टू 20x - 25। सिंप्लीफाई कर लेंगे, इट इज 2x और 25 इधर आएगा तो इधर बचेगा 10, x इक्वल टू 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों की प्रेजेंट एज पता चल जाएगी। 6 × 5 30 एंड 6 × 5 30 एंड 4 × 5 20।
सो ए की प्रेजेंट एज हो जाएगी 30 और बी की प्रेजेंट एज हो जाएगी 20। तो यही था, इतना ही है आज के लिए कि इस तरह के क्वेश्चंस रेशियो प्रोपोर्शन पे बनते हैं और हमारी अप्रोचेज भी उसी तरह से होनी चाहिए कि जिससे कि कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ओके, so that is all for today. Thank you so much.